एवरीवन, मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5। पीछे की क्लासेस जो है ना प्रश्नावली 3.4 तक की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में मेरे थोड़े गले में मिस्टेक हो रखी है। बारिश की वजह से थोड़ा गला है ना वो गड़बड़ हो रखा है, तो आवाज में कुछ भी चेंज लगे तो प्लीज उसको माइंड में मत करना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी प्रॉब्लम आए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से क्लासेस मिस हो जाए, इसलिए मैं क्लास तो आप लोगों के पास में पहुंचा के रहूंगी। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आपको ये क्लास कैसे लगी उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। देखिए इसमें हमें क्या करना है, गुणनफल निकालने हैं। वृक्ष यानी कि वृक्ष का हमें ऐसे पैटर्न बना के दिया है, उसको देख देख के हमें गुणनफल जो अज्ञात गुणनफल है ना वो निकालने का। गुणनफल तो अपन निकालते आ रहे, पीछे की क्लासेस में सीखते आ रहे वो ये। तो सबसे पहले हमें 60 दिया है, देखो। अब 60 के यहाँ ऊपर के दोनों गुणनफल दे दिए, ये 6 गुणा 10 करते हैं जब 60 आता है। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों निकालने हैं। ये 10 कैसे आया है, तो यहाँ पे 5 तो दे दिया है, तो 5 को किससे गुणा करते हैं जब 10 आता है। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना आ रहा तो आप इस ऊपर वाली संख्या में इसमें भाग लगा लो। 10 पे 5 का भाग लगाओ तो कितना आता है, 2 या 2 ही आएगा। तो यहाँ पे वैसे भी आ रहा है कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। ये हमें दोनों तरीके से आना चाहिए कि मैं 5 को 2 से गुणा करूँ तो 10 आता है और 10 के अंदर 5 का भाग लगाऊं जब भी 2 आता है। ठीक है। अब इसका देखो इधर वाला, यहाँ 6 आया, इसका मतलब 2 को किससे गुणा किया है, 3 से किया है जब ये 6 आया। एक तो ये, या फिर 6 के अंदर किसका भाग लगा है, 2 का लगा है जब 3 आया है। तो दोनों तरीके से देखते जाना है। अब देखो इधर 60 है, इधर 30 है, तो ये 60 कैसे आया है, 30 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो आया है ना। तो 30 तो नहीं 60, यानी कि इन दोनों का मान इस ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का मान इस ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60। अब इसमें 30 तो है, यहाँ पे 10 है, तो 10 को किससे गुना किया कि 30 आया है। तो ये नहीं पता चल रहा तो इसके अंदर इसका भाग लगा दो तो पता चल जाएगा। 10 को 3 से गुणा कर देते भी 30 आता है, 10 दूनी 30 होता है। फिर इसमें देखो दोनों ही मिसिंग है, ये भी नहीं ये भी नहीं है। 10 आया, तो 2 को 5 से गुणा करते जब भी 10 आता है। अब आप बोलोगे कि 5 को 2 से गुणा करते जब भी 10 आता है, लेकिन सबसे पहले अपन 10 के अंदर किसका भाग लगाते हैं, 2 का जा रहा है तो 2 का ही लगाते हैं ना। मैं यहाँ पे जिससे 10 के गुणनफल करूँ तो मैं इसमें डायरेक्ट 5 का लगाऊंगी कि 2 का भाग लगाऊंगी, 2 का ही लगाऊंगी ना। तो मैं 2 का लगाऊंगी तो 5 फिर 5 है, इससे गुणनफल क्या हुआ, 2 और 5 हुए ना। तो पहला गुणनफल 2 दूसरा 5, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। इजी है ना क्वेश्चन है। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। किसी भी भाज्य संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन, तो उसके अंदर किन को सम्मिलित नहीं करते, एक तो एक और एक समभुज संख्या। ठीक है ना, क्योंकि वो अभाज्य संख्या के भी गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के भी गुणनखंड वो होते हैं। क्योंकि भाज्य संख्या कोई भी एक और स्वयं संख्या हमेशा भाज्य की, चाहे भाज्य संख्या के तो होते ही होते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड हमेशा क्या होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या। जिसका मतलब क्या है कि एक और स्वयं संख्या को कभी भी भाज्य संख्या की अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और स्वयं वह संख्या। ठीक है। अब सेकंड में देखो क्या दे रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 बार 9 9 9 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, यानी इस प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो पहले, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एक दो तीन चार। अब इसको देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना हमें, तो इसको नौ 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 नौ। सबसे पहले इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम 0 2 4 6 8 कोई सा भी नहीं है। 3 का देखो, 3 का चला जाएगा क्योंकि इन सब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 से विभाजित होगा। 3 का देखिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9।
फिर से इसमें देखो 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें 3 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 2 3 4, 4 में कभी भी 3 का भाग नहीं जाता है। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जाएगा तो 6 का कहाँ से जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, अंतिम अंकों में नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का वैसे नहीं जाएगा, 0 नहीं अंतिम अंक, 11 का देखो चला जाएगा क्योंकि 11 11 है ना, 11 का लेंगे, 11 एकम 11, फिर 2 अंकों को साथ में लेंगे तो पहले 0, फिर 11 एकम 11। अब 101 तो खुद अभाज्य संख्या, तो 101 में 101 का ही जाएगा। तो 9999 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। इस प्रकार के हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे तो यहाँ पे एक बार और आ जाता, इससे कोई प्रोसेसिंग है जिसका भाग ज्यादा लगाते जाओ, अभाज्य गुणनखंड निकाल। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी, उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, 3 में क्या था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी। सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। 9 के बाद में 2 अंक की संख्या शुरू हो जाती है, कौन सी, 10। लेकिन 10 क्या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो 10, इसमें कितने अंक है, 1 2 यानी 2 अंक है, तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, मैं लिखू 100। तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, मैं लिखू 1000। तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, मैं लिखू 10,000। तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 10,000। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके आधार पे अपन आगे निकाल सकते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर बराबर 10,000। यही होता है। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो 10,000 के। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 0 है, 2 का इसमें लगाओ तो 5 बार, फिर आगे जितने 0 आ जाएंगे 1 2 3, फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 1 को इसके पास में करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 5 बार जाएगा, फिर 2 0 बच गए, वैसे की वैसे 7, फिर से इसमें 2 का ही जाएगा क्योंकि जितनी बार 0 आएगा ना 2 का तो जाता रहेगा। 2 में 2 का लगाएंगे तो एक बार, 2 में 5 का लगाएंगे तो 2 दूनी 4 का जाएगा, 5 में से 4 को घटा देंगे 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर से 10 में 2 का लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ तक हो गया, फिर 1 0 बचा, वो 1 0 फिर से आ गया। अब फिर से 2 का ही जाएगा, 6 दूनी देखो 12, यहाँ कितना बच गया, यहाँ तो हो गया, फिर 5 में लगाएंगे 2 दूनी 4, बच गया 1, तो यहाँ हो गया 10, कितने का 5 दूनी 10। अब 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 कोई भी नहीं है। 3 का देखो, 3 का कब जाता है, जब अंकों की योग के अंदर है ना 3 का भाग जाए, जैसे 6 और 5 11, 11 तो 13, 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो 5 का जाएगा। 5 का कब जाता है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। देखो मैंने एक संख्या में किसमें विभाज्यता के नियम है ना, इसके एक अलग से सेपरेट क्लास बनाई है, संख्याओं की विभाज्यता के नियम, इसमें 2 से संख्या कब विभाजित होती है, 3 से कब होती है, 4 से कब, ये सब 11 तक मैंने वो एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करे, तो आप वो अलग से वीडियो है ना वो देख लेना, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे उतारेंगे तो 12 हो गया। 5 का भाग लगाओ 12 में, 5 दूनी 10 बच गया, 10 को घटा देंगे 12 में से, बच गया 2, 2 यहाँ उतारेंगे तो हो गया 25, 5 25, फिर से 5 का जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 25, फिर से इसमें 5 का ही जाएगा, 5 25, 5 5 एकम 5, यानी पूरा हो गया यहीं पे। अब 10,000 की अभाज्य गुणनखंड लिख लो, बराबर कितनी बार 2 है, 2 तो 4 बार 2 है, 4 आ 500, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार हमें लिखना है। देखो ये अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को जैसे डायरेक्ट निकालना 6 क्लास में आ गए ना, ऐसे डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए। वैसे तो ये भाग लगा रहे अपन वही है, 5,000 के अंदर 2 का भाग लगाते जब आता है, भाग लगा के लिखते हैं ना वो संख्या है, लेकिन डायरेक्ट भी आनी जरूरी है। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड निकालने, फिर उन्हें आर्य क्रम में व्यवस्थित करना, फिर जो मैंने गुणनखंड निकाला ना उनके अंदर क्या रिलेशन है वो भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1729 के गुणनखंड निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का 3 का 4 का 5 का, देखते जाओ, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा,
4 का जाने का सवाल ही नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का, 2 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। देखो 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौके 28, 4 बच गया, 7 सत्ते 49। अब फिर से 7 का तो जाएगा नहीं, 8 का वैसे नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नहीं जाएगा तो 9 का नहीं जाएगा, 10 का 0 नहीं इसलिए नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। देखो इसमें 13 एकम 13, बच गया कितना, 11 हो गया यहाँ पे 117, 13 नम 117 हो जाएगा। फिर 19 का जाएगा, 19 का 19। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है, यानी आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता क्रम, संख्या सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो इसको लिखेंगे तो 1729 बराबर 7 गुणा 13 गुणा 19। ठीक है, ठीक है, क्या आया, 7 गुणा 13 गुणा 19 लिख दिया, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में। अब हमें क्या बोला, अब दो क्रमागत गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है, देखो क्रमागत गुणनखंड यानी ये दो क्रम से, ये दो क्रम से, इन दोनों के बीच में देखो कितना अंतर है, 13 और 7 के बीच में 6 का अंतर है, ऐसे 19 और 13 के बीच में भी 6 का अंतर ही है। तो इसका मतलब दो क्रमागत गुणनखंडों का अंतर, दो क्रमागत गुणनखंडों का अंतर, अंतर कितना है, 6 है। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें गुणनखंड निकाल देना है, गुणनखंड निकाल के वो ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है तो आरोही क्रम में लिख देना है, फिर उनके अंदर संबंध देखना है कि इनके बीच में कितना कितना अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, हमारा दो क्रमागत गुणनखंडों का अंतर 6 है, यही इनके बीच में संबंध। 6 में क्या दिया, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। हमें तीन क्रमागत संख्या चाहे आप कहीं से भी उठा लो, उनको गुणा करना है और उनको देखना है कि 6 से विभाज्य होता है, इसलिए बोला है 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को अपन को सिद्ध करके बताना है, तो हम तीन तीन क्रमागत संख्या लेंगे, उनको गुणा करेंगे और देखेंगे कि वो 6 से विभाज्य हो रही है नहीं हो। सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं तीन संख्या ले ले, 1 2 3, तीनों क्रम से आ रही है, तीनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 1 है 6, तो 6 को 6 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगी, एक तो यही हो गया। फिर ले लो 2 3 4, क्रम से ये 2 3 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के अंदर भी 6 का भाग जाता है, एक ये हो गया। फिर 3 4 5, 5 चौके 20, 20 20 दूनी 60, सॉरी 20 दूनी 40, 20 या 60, 60 के अंदर भी 6 का भाग जाता है। फिर ले लो 4 5 6, 6 5 30 और 30 चौका 120, 120 में भी 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अपन ने 4 एग्जाम्पल ले लिए और इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हाँ, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। अपन को क्या करना है, दो क्रमागत विषम संख्या लेनी है, उनको जोड़ना है और देखना है कि उसमें 4 का भाग जाता है क्या, ये बोला हमेशा जाता है। मैं पहली विषम संख्या 1 ले लूं, फिर उसकी अगली विषम संख्या क्रम से कौन सी होती है, 3 होती है, दोनों को जोड़ो तो 4 आता है, 4 के अंदर 4 का भाग जाता है। फिर अगली विषम संख्या मान लो 3 उठाई मैंने, इसके अगले क्रम से लेना है, 5 होती है, 3 और 5 कितनी होती है 8, 8 के अंदर भी 3 सॉरी 4 का भाग जाता है। मैं लू अगर 7 ले लू, मान लो कहीं से भी उठा सकते हैं, 7 ले लिया मैंने, तो 7 के क्रम से आगे विषम संख्या कौन सी होती है, 9, 7 और 9 का योग कितना होता है 16, 16 के अंदर भी 4 का भाग जाता है ना। फिर मैं विषम संख्या ले लूं, मान लो 13, 13 क्या क्रम से कौन से हो गए 15, 13 और 15 कितने हो जाएंगे 28, 28 में भी 4 का भाग जाता है। इसका मतलब है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हमेशा और हमेशा 4 से विभाजित होता करना है। इसमें हमें क्या दिया कि कौन से व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं जिसमें केवल क्या हो रहा है, खाली उस संख्या का भाग जाता है या एक ही जाता है। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से गुणनखंड है जिसमें उस संख्या और एक के अलावा और भी संख्या का भाग जा रहा है। तो देखो इसके गुणनखंड देखो 2 3 4 करे, लेकिन इसमें 4 के अंदर तो 2 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बी में देखो 1 7 2 2 2, ये सब अभाज्य गुणनखंड है, तो एक तो आंसर क्या हो जाएगा बी। सी में देखो इसमें 70 का है 2 5 7, ये भी अभाज्य गुणनखंड ही है,
क्योंकि 2 और 5 7 ये आपस में अभाज्य सब क्या है कि एक दूसरे, सॉरी आपस में नहीं, ये सब एक दो सॉरी 2 5 7 सब क्या है अभाज्य गुणनखंड है। डी में देखो 54 का क्या है 2 3 9 है, ये 2 और 3 तो अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 9 के अंदर फिर से 3 का भाग भी जाता है, इसलिए 9 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ काम का क्वेश्चन नहीं लगा, और वो बहुत बड़ा भी मैं उतारूंगी जब तक वो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने 9 वाला नहीं किया। आप लोग देखना चाहो तो उसको देख सकते हो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैं 4 भिन्न भिन्न गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 भिन्न भिन्न गुणनखंड यानी कि अभाज्य है, तो 4 भिन्न भिन्न गुणनखंड कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से, 2 गुणा 3 गुणा क्या 5 गुणा 7, कितना हो गया 4 गुणनखंड है ना, 4 7 5 35 35 19 70 70 दिया 210, तो हमारे पास में संख्या क्या आ जाएगी 200। ये क्या बोल रहा है, मैं 4 भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड में आता नहीं, एक सारे गुणनखंड है, सबका ही आता है। सबसे कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 फिर 3 आएगा, 3 पे अभाज्य गुणन, 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं क्योंकि 4 में 2 से फिर का भाग जाता है, 4 के अंदर 2 का भाग जाता है, इसलिए वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। फिर कौन सा है 5, 6 भी नहीं क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है 3 का भी जाता है। अभाज्य गुणनखंड कौन सा होता है जिसमें केवल उस संख्या को खुद का और एक का ही भाग जाता है, इसलिए ये सब 2 3 5 7 4 तक ही लेने, 4 ही लेने अंक, चारों को गुणा कर दो तो संख्या कौन सी आ जाएगी 210। यहाँ पे हमारे 3.5 कंप्लीट होता है। मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था 3 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार की क्वेश्चन है ना, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए